गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपकी डिमांड पर, एक्शन रिसर्च पर। किस पर? एक्शन रिसर्च पर। एक्शन रिसर्च की एक फाइल रेडी होती है बीएड में, उसके ऊपर हम एक वीडियो लेके आए हैं कि वो फाइल कैसे तैयार होती है, उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कैसे वो फाइल तैयार होती है और उसमें क्या क्या है। तो हम एक्शन रिसर्च के बारे में बात करेंगे। एक आपकी फाइल है, वो बनेगी, रेडी होगी। क्रियात्मक अनुसंधान कि अपने कैसे एक बच्चे के ऊपर या कैसे एक स्टूडेंट के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर कैसे अनुसंधान करें, कैसे उसके बारे में डीपली रूप से जानें, उसके बारे में हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, एक खोज करते हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। उस पर एक पूरी की पूरी उस बच्चे के बारे में, उस चीज़ के बारे में या उस अनुसंधान के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में एक फाइल रेडी होगी। उस फाइल के बारे में अपने बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं, सबसे पहले क्या करना है, कैसे अपने को चुनाव करना है प्रोजेक्ट का, उसका अर्थ क्या है, उसके सोपान कौन कौन से हैं और उसमें मौलिकता कितनी है या मौलिकता है या नहीं है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी शुरुआत में बात करते हैं एक्शन रिसर्च पर। बात करते हैं एक्शन रिसर्च की, तो सबसे पहले अपने एक बात पर गौर करते हैं, अनुसंधान यानी कि रिसर्च। अनुसंधान पर बात करेंगे कि अनुसंधान क्या है। अपने बात अनुसंधान की कर रहे हैं, खोज की कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात अनुसंधान से ही शुरुआत करते हैं कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसर्च। मैंने ऊपर की तरफ लिख रखा है लेकिन फिर लिख देता हूँ, रिसर्च। ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है रिसर्च शब्द। री और सर्च। सर्च आप सब लोग गूगल पर करते हैं, आपको सर्च के बारे में नॉलेज होगा, लेकिन रिसर्च क्या है? री का मतलब क्या होता है? बार बार, बार बार दोहराना। बार बार जिस चीज़ की खोज की जाती है उसको क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। एक बिंदु पर बार बार किसी चीज़ की खोज करना, किसी के बारे में ढूंढना, जानना, जानकारी प्राप्त करना रिसर्च कहलाता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान के बारे में समझ चुके होंगे आप कि अनुसंधान शब्द का अर्थ क्या है। अब बात करते हैं अनुसंधान के अर्थ की। तो ये तो शब्द का अर्थ था, अब अनुसंधान के अर्थ के बारे में बात करते हैं कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान का मतलब आप ले सकते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अनुसंधान होता है। अनुसंधान उस चीज़ का किया जाता है जिसके बारे में अपने को पहले पता नहीं होता, यानी कि मानव को उस चीज़ की जानकारी नहीं होती, उसके तथ्यों की, उसकी मौलिकता की, उसके सही रूप के बारे में जानकारी नहीं होती, उसके बारे में अनुसंधान किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लें अपने कि चांद के बारे में कुछ वर्षों पहले हमारे को जानकारी नहीं थी, हम देखते थे, हमारे जो पूर्वज हैं उससे पहले की जो बात है कि उसके बारे में लोग देखते थे कि ये क्या है, वाइट वाइट गोला है, वाइट वाइट जो चीज़ है वो क्या है। तो बाद में चांद की खोज हुई, लोग चांद पर पहुँचे, कल्पना चावला जैसी महिलाओं ने चांद पर यात्रा की, उन्होंने खोज वहाँ से मिट्टी लेकर आए कि चांद पर मिट्टी भी है, जीवन भी भविष्य में संभव हो सकता है, चांद पर ये चीज़ें हैं। चांद के बारे में एक मौलिक जानकारी, चांद क्या है, ग्रह है या उपग्रह है या क्या चीज़ है, उसके बारे में अपने को मौलिक तथ्यों के साथ एक चांद की जानकारी दे दी कि इतनी ऊंचाई पर है, ऐसे ऐसे जाया जाता है, ये रास्ता है, वहाँ पर अपने ये कर सकते हैं, सैटेलाइट सेट कर सकते हैं। सब जानकारी अपने को अनुसंधान में यानी कि खोज में वो जानकारी अपने को दे दी, वो एक रिसर्च हो गई। अब बात करते हैं, जैसे न्यूटन का एक उदाहरण लेते हैं। वो सेब के ऊपर जो सेब गिरा था, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। क्या की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। अब रिसर्च उसको कहते हैं। सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा था, उसके ऊपर सेब गिर गया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सेब उससे पहले किसी के ऊपर गिरा नहीं होगा, गिरा होगा, लेकिन आम जो लोग हैं जिसमें रिसर्च का माइंड नहीं है, रिसर्च अनुसंधान जो नहीं करता, उसने सोचा हो कि सेब है, गिर गया, कोई बात नहीं, थोड़ी लगी है, हाथ फेर के उसको साफ कर लेते हैं और अपने खाली जगह में बैठ जाते हैं। लेकिन न्यूटन ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि ये सेब है, इसके ऊपर भी जगह है और नीचे भी जगह है, उतना ही स्पेस नीचे है उतना ही ऊपर है, ऊपर तो बल्कि ज़्यादा है, तो इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, ये नीचे की तरफ क्यों आया? उसने रिसर्च में खोज की, अनुसंधान किया
कि धरती के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण कोई चीज ऊपर से गिरती है, निश्चित दूरी से गिरती है तो वो नीचे की तरफ आएगी। और उसने मौलिकता भी की, उसमें परफेक्ट जानकारी दी कि कितनी दूरी से ऊपर से चीज नीचे गिरेगी तो वो नीचे की तरफ आएगी, अगर उससे ऊपर गिरेगी तो ऊपर की ऊपर रह जाएगी। कितनी दूरी तक क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है धरती में, परफेक्ट दूरी दे दी अपने को। तो उसमें मौलिकता है, सब तथ्यों की जानकारी है, और आज अपने उसके नियम को पढ़ते हैं। ये है अनुसंधान यानी कि खोज। खोज को अपने आगे बढ़ाते हुए अब सबसे पहले अर्थ उसका जान लिया। अब फाइल बनाते समय आप क्या करेंगे, सबसे पहले अनुसंधान का अर्थ लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनुसंधान का अर्थ लिखेंगे। 1 नंबर पॉइंट नोट कर लीजिए सभी। सबसे पहले किसका अर्थ है, अनुसंधान का अर्थ। उसके बारे में 2 नंबर उसकी परिभाषा। क्या लिखेंगे, परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। उसके बारे में अपने लिखेंगे कि उसकी परिभाषा किसने दी, क्या क्या है। अर्थ और परिभाषा लगभग क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। जॉर्ज जे मूले ने इसकी परिभाषा दी थी। किसने दी थी, जॉर्ज जे मूले ने। उसकी परिभाषा का आप वर्णन करेंगे। क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। उसने क्या कहा था, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, यानी कि जो शिक्षा के अंतर्गत समस्याएं आती हैं, शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए एक सही रूप से खोज करना, सीक्वेंस वाइज, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले बच्चों में उसकी जानकारी तथ्य सहित अपने को मिल सके, ये जॉर्ज ने कहा था। तो उसकी परिभाषा का जिक्र करेंगे आप। उसके बाद में जो है अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, अनुसंधान की, जो 3 नंबर पॉइंट है इसका, अनुसंधान की विशेषताएं। क्या स्पेसिफिकेशन है, अनुसंधान की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अब अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में आप समझते होंगे कि अनुसंधान में विशेषताएं क्या होनी चाहिए। आपको जनरल नॉलेज ही ये होना चाहिए कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या होगी। अब सभी को बीएड के स्टूडेंट हैं, उनको नॉलेज होगा कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें क्या होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए। अनुसंधान में सबसे जरूरी है तार्किकता। क्या है, तार्किकता सबसे जरूरी है। और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी उसमें समाहित होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए अनुसंधान में। और क्या क्या विशेषताएं आएंगी, वैज्ञानिक विधि पर क्या होना चाहिए, ये आधारित होना चाहिए। ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है अनुसंधान की विशेषता में, अनुसंधान में क्या होना चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। इनोवेशन इज मस्ट फॉर रिसर्च। इनोवेशन बहुत जरूरी है रिसर्च में। क्यों जरूरी है, कि जो पहले के तथ्य हमारे पास हैं, यानी कि बच्चे की जानकारी, अपने बच्चा है क्लासरूम में है, उसके ऊपर क्या करना है, रिसर्च करना है। एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसके ऊपर अपने क्या करना है, रिसर्च करना है कि क्यों नहीं पढ़ रहा, उसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। तो उसमें इनोवेशन यानी कि नवीनीकरण, नई जानकारी प्राप्त करनी है। क्लास में रोज बच्चा आता है, आपके सामने आता है, ठीक है, आपको जानकारी है कि इसका नाम क्या है, ये इस गांव का फलां फलां गांव का बच्चा है, उसके बारे में आपको जानकारी है। लेकिन जब आप अनुसंधान करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। ये कैसे माहौल में पल रहा है, इसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति, जैसे आप केस स्टडी में करते हैं, उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, किस वातावरण में रहता है, उसके फ्रेंड सर्किल कैसा है, उसकी मित्र मंडली कैसी है जिसमें वो अपना कीमती समय गुजार रहा है, उसमें नई चीज़ें अपने लेके आएंगे। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, ये कुछ विशेषताएं उसमें होगी। फिर अपने बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की। किसकी बात करते हैं, एक्शन रिसर्च की बात करते हैं अपने। अनुसंधान हो गया, अनुसंधान के साथ एक शब्द अपने और लिख रखा है, क्रियात्मक अनुसंधान। आपको ये बात पता होगी कि अनुसंधान कोई भी हो वो क्रियात्मक ही होता है। बिना क्रियात्मकता के, बिना रचनात्मकता के अनुसंधान
संभव ही नहीं है। क्रिया करेंगे, कुछ कार्य करेंगे तो ही क्या है, अपना क्या है, अनुसंधान होगा, अपनी खोज होगी, अपनी रिसर्च होगी। बिना क्रियात्मकता के अपने अनुसंधान कर ही नहीं सकते। तो इसका जो श्रेय जाता है वो स्टीफन एम कोरे को जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो सबसे पहले खोज करने का, यानी कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का, एक इसको नाम देने का आपने बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान की एक फाइल रेडी करने का, एक डाटा कलेक्शन करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, स्टीफन एम कोरे को जाता है। ये चीज याद रखने वाली है। आप इसका जिक्र करेंगे, इसकी परिभाषा का जिक्र करेंगे। अब क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, कुछ नवीनीकरण, यानी कि कुछ नवीनीकरण क्रियाओं द्वारा, कुछ वस्तुनिष्ठता द्वारा छोटे छोटे तथ्यों के बारे में, किसी बालक के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बच्चे के बारे में छोटी छोटी बारीकी से जानकारी प्राप्त करना और उसका निराकरण करना ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। रचनात्मकता के साथ, मौलिकता के साथ उसका अनुसंधान करना और उसका रिजल्ट देना और एक परफेक्ट रिजल्ट देना, एक परफेक्ट मूल्यांकन उसका करना और उसका समाधान करना, डायग्नोज करना। और डायग्नोज दुनिया के सामने और अपने बच्चे के सामने और एक टीचर को डायग्नोज करना अति आवश्यक है बच्चे का। जब तक आप डायग्नोज नहीं करेंगे तो अपना जो सर्वसंपन्न है जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को नहीं दे पाएंगे। डायग्नोज जब अपने को पता चल जाएगा, उसका डायग्नोज कर देंगे तो उसको अपने सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब तक अपने को बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक अपने उसको सही दिशा तक नहीं ले जा सकते कि ये कमजोर है तो किस दिशा में कमजोर है, कैसे कैसे कमजोर है। परिभाषा के बाद क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति कब हुई, क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो मैं सबसे पहले बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, अपने शिक्षक हैं, सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो अपने शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे। जैसे अनुसंधान का ये नहीं है कि एक शिक्षा के क्षेत्र में ही होता है, अनुसंधान एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये हर जगह होता है, हर सेक्टर्स में होता है। एक शिक्षा के सेक्टर में नहीं होता सिर्फ, वो हर सेक्टर में होता है। लेकिन अपने शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा में बात करेंगे। बकिंघम एक वैज्ञानिक था, उसने 1926 में, किसमें, 1926 में एक्शन रिसर्च की क्या की थी, खोज की थी, उत्पत्ति की थी। और अपनी एक बुक थी उसकी, कौन सी, रिसर्च ऑफ टीचर, रिसर्च ऑफ टीचर, उसमें सबसे पहले उसने अपनी खोज की थी। एक शिक्षक बनकर बकिंघम ने 1926 में उसकी उत्पत्ति अपने मान सकते हैं कि 1926 में हुई, बकिंघम ने की और अपनी पुस्तक में लिखा, रिसर्च ऑफ टीचर में लिखा। तो उत्पत्ति का जिक्र कर लिया। अब अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, सोपान यानी क्या होते हैं बताइए, चरण, क्या होते हैं, चरण। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण, उनके बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान के चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने समस्या का चयन करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी समस्या का क्या करेंगे, चयन करेंगे। अब जब तक आपके सामने समस्या नहीं आएगी, जब तक आपके सामने समस्या पैदा नहीं होगी तब तक क्या होगा, अनुसंधान नहीं होगा। सबसे पहले समस्या आनी जरूरी है। समस्या के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, उद्देश्य भी होना चाहिए। समस्या आते ही एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि अपने को इसकी खोज करके छोड़नी है। बिना उद्देश्य के
अपने कोई काम सफल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके सामने समस्या आएगी, न्यूटन के ऊपर सेब गिर गया, उसके सामने समस्या आ गई कि यार सेब तो ऊपर गिर रहे हैं, ऐसे तो क्या है ऊपर गिरते ही रहेंगे, अचानक से इसकी समस्या आ गई उसके सामने। उसने क्या कर दिया, उसका समाधान कर दिया कि ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण बल है, धरती खींच रही है, तो अपने ऊपर कोई चीज जाती है तो तुरंत अपने साइड में उड़ जाते हैं, पता चल जाता है कि नीचे आएगी। समस्या का समाधान उसने हमारे को करके दे दिया, उसके सामने प्रॉब्लम आई। तो सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए, समस्या। इसका चरण जो है पहला क्या है, समस्या। अब अपने बात करते हैं शिक्षक समाज में, शिक्षक समाज के सामने क्या समस्या आती है। शिक्षक समाज बच्चों को पढ़ाता है, कक्षा में बच्चों के लिए, बच्चों के सामने या आपके सामने बहुत सी समस्या आती है। आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद, अब के जो बच्चों की मैं समस्या बता रहा हूं, कोरोना काल में समस्या एक बता रहा हूं आपको। कोरोना काल के बाद क्या हुआ, बच्चे क्लास में रुचि लेना बंद कर दिया, बच्चों ने क्लास में रुचि लेना बंद कर दिया। अब ये समस्या पैदा हो गई, बच्चे क्लास में टिक नहीं पाते क्योंकि वो 2-3 साल क्या है, 2.5 साल क्या है, घर पे रह लिए। आप भी बड़े स्टूडेंट हैं, बड़े स्टूडेंट क्या करते हैं, या आपने कोई रोजगार करते हैं, कुछ समय के लिए अपने को छुट्टियां मिल जाती है 2-3 महीने के लिए, फिर अपना क्या है कोई काम करने को मन नहीं करता, एक जगह एकाग्रता में बैठने का मन नहीं करता, अपने तैयारी छोड़ देते हैं पढ़ाई की, तो अपने को बाद में सिटिंग बनाना बड़ा क्या है कठिन हो जाता है, एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस समस्या का समाधान अपने को एक टीचर को क्या करना है, निकालना है। अब समस्या आ रही है ना, कोरोना काल के बाद बच्चे क्या हैं, सिटिंग नहीं बना पा रहे, टीचर के सामने एक समस्या आ गई, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रियात्मक अनुसंधान करना पड़ेगा, एक्शन रिसर्च करनी पड़ेगी। पहला चरण अपना समाप्त हो रहा है। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करना पड़ेगा, परिकल्पनाओं को क्या है, प्रतिपादन करना पड़ेगा। रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा एक तैयार करनी होगी आपको, क्या करना होगा, रूपरेखा। तीसरा चरण है रूपरेखा तैयार करना, एक आपको रूपरेखा तैयार करनी होगी। किसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी, शोध की रूपरेखा आपको तैयार करनी होगी। उसके बाद में पद्धतों का संकलन, पद्धतों का संकलन आपको करना होगा, ठीक है। किस प्रकार संकलन करना होगा कि आपको बच्चे को ये सेटिस्फाइड करना होगा कि किस प्रकार बच्चा समझ पाएगा, किस प्रकार नहीं समझ पाएगा। मैं जो शिक्षण विधियों से बच्चों को समझा रहा हूं, जो मेरी शिक्षण विधि है वो बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही, मैं अपनी शिक्षण विधि में चयन करूं, परिकल्पना करनी होगी, उनका डाटा कलेक्शन करना होगा ठीक है। फिर उसका क्या करना होगा फिर क्या करना होगा, 5 नंबर पॉइंट, पद्धतों का विश्लेषण करना होगा। क्या करना होगा, विश्लेषण करना होगा पूर्ण रूप से उसका, कि जो टीचिंग एड आपने पढ़ाई है वो प्रभावी है कि नहीं है। जो आप टीचिंग एड बना के लाए हैं बच्चों को नई खोज करके, इनोवेशन करके उसमें, कि उससे बच्चे अट्रैक्शन से प्रभावी है कि नहीं है, अट्रैक्टिव रूप से बच्चे आपकी टीचिंग एड को देखकर समझ सकें। आपको उस पर विश्लेषण करना होगा कि बच्चे समझ रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप अपनी टीचिंग एड को और प्रभावी बना के लाएं या अपने मॉडल को चेंज करें। अब जो मेन बात आती है कि जो शोध कार्य करते हैं, अपने एक्शन रिसर्च करते हैं, उनको कितने भागों में बांटते हैं, ये एक सारणी आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। लास्ट चरण चल रहा है ये अपना क्रियात्मक अनुसंधान का। एक शोध कार्य पे क्या करना है, आपने एक सारणी तैयार करनी है। तो वो सारणी कैसी तैयार करेंगे आप, वो आप समझिए। 2 तरीकों से शोध कार्य को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइडेशन किया जाता है, 2 वर्गों में, 2 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है। सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान, सबसे पहले जो बात आएगी क्रियात्मक अनुसंधान, और दूसरा मौलिक अनुसंधान। पहला मैं आपको बता दूं, एक सारणी रेडी होगी, 2 वर्गों में डिवाइडेशन होगा। पहला क्या है, जो
क्रियात्मक अनुसंधान, ये तो अपने समझ चुके हैं, इतनी लंबी वीडियो चल चुकी है। और दूसरा जो भाग होगा वो कौन सा होगा? मौलिक अनुसंधान। एक मौलिकता शब्द का मैं बार बार यूज कर रहा था पीछे, वो अब निकल कर आया है आपके सामने। मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान अपने करते हैं कि अपने किस तरीके से बार बार खोज करके एक बच्चों के सामने उसकी प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। उसमें मौलिकता कितनी है, उसमें सही कितना है, वो मौलिकता यानी कि समाज के सामने, बच्चे के सामने अपने क्या बात रखते हैं, उसमें कितनी सत्यनिष्ठता है, कितनी विश्वसनीयता है, कितनी मौलिकता है, उसको साथ साथ में अपने दर्शाएंगे क्रियात्मक अनुसंधान में। सबसे पहले उद्देश्य सबसे जो पहला होगा वो इसमें क्या आएगा? उद्देश्य आएगा। उद्देश्य, उद्देश्य में क्या आएगा? देखिए आप, शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासक तथा विद्यालय निरीक्षक, इसमें आएगा विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार। अब एक एक्शन रिसर्च करते हैं, एक टीचर अगर एक्शन रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा, तो वो क्या करेगा? टीचर क्या करता है? कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ाते समय वो बच्चों की शिक्षा प्रणाली में कैसे सुधार कर सकता है, एक उद्देश्य लेकर वो चलेगा शुरुआत में। फिर वो क्या करेगा? क्रियात्मक अनुसंधान करेगा कि मैं शिक्षा प्रणाली में कैसे सुधार कर सकता हूं, अपने आप में कैसे सुधार कर सकता हूं। वो एक खोज करेगा कोई नई विधि की, नई टेक्नोलॉजी की, और उसमें मौलिकता कितनी है उसके बारे में आप आगे आगे लिखते जाएंगे कि उद्देश्य लेते हुए कौन कौन से तथ्यों का, कौन कौन सी चीजों का क्या है वो प्रतिपादन करेंगे, कौन कौन से उद्देश्य लेकर अपने चलते हैं, वो मौलिकता सामने अपने पॉइंट नोट करते जाएंगे। उसके बाद में अनुसंधान करता, उद्देश्य तो हो गया, लेकिन अनुसंधान करता बहुत जरूरी है। अनुसंधान करता बहुत जरूरी है। अनुसंधान करता कौन होगा? अब स्कूल में कौन होता है? या तो आपके सामने क्लास टीचर या प्राचार्य या प्रधानाध्यापक, वो क्या होते हैं? आपके शोधकर्ता होते हैं, जो आपको नई शिक्षा विधि देने के लिए, नई टीचिंग क्वालिटी देने के लिए, नई आपको मेथड देने के लिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए खोज करेंगे और शोध करेंगे। अब वो प्रधानाध्यापक, वो टीचर क्या क्वालिफिकेशन रखता है? ऐसे तो नहीं है कि वो खुद उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, जिस विषय में वो क्या कर रहा है? खोज कर रहा है, शोध करता, उस विषय में खुद वो डिग्रीधारी है या नहीं है, वो उसमें पीएचडी, उसमें एमए, उसमें स्पेसिफिकेशन रखता है या नहीं रखता, उसके बारे में अपने बात करेंगे कि वो कितनी उसमें मौलिकता रखता है, वो सामने उसमें अपने लिखेंगे, जरूरी है। फिर समस्या, पहले मैंने बताया था कि अनुसंधान तभी होगा, विशेषताओं में, सोपान में, चरणों में बताया था कि समस्या जब तक नहीं होगी तब तक अपने उसका हल नहीं निकाल सकते। फिर वही चीजें हैं, परिकल्पना है, रूपरेखा है, न्यायादर्श है कि वो किस प्रकार अपना परिकल्पना करके और किस प्रकार न्यायादर्श यानी कि जो सही दिशा है, न्यायादर्श किस तरीके से वो न्याय करता है बच्चों के सामने, उसके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है। एक बच्चा कोई घर पे डिसेबल है, घर से डिसेबल यानी कि कई अंग से डिसेबल होते हैं, कई घर से डिसेबल होते हैं। डिसेबल का मतलब कि उनके माँ बाप उनको पढ़ाने के लिए सपोर्ट नहीं करते। जो अपने कहते हैं ना, ये बराबर की बाँ है, भाई मेरा बराबर की बाँ होती है, माँ बाप मेरे कंधों पर मेरा सहारा है, ठीक है। तो वो कंधा जिसको नहीं मिले, माँ का, बाप का कंधा जिसको नहीं मिले, तो वो क्या होगा? डिसेबल होगा। ऐसे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको आप किस तरीके से, वो क्लास में असहज महसूस करते हैं, पढ़ नहीं सकते और चुपचाप रहते हैं, ऐसे बच्चों को आप कैसे न्यायदर्श खोज करके, कैसे उनकी परिकल्पना करके उनको नई दिशा में, नई विधि से उसको आप पढ़ाओगे और उसको नई दिशा प्रदान करोगे, जिससे कि वो सभी बच्चों के साथ, एक साथ, सबका विकास के साथ
वो पढ़ सके, ऐसी विधि उसके सामने आप प्रस्तुत करेंगे। फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे और मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कौन करेगा? मूल्यांकन खुद टीचर करेगा, खुद समय मूल्यांकन करेगा कि जो मैं टीचिंग विधि, जो मैं टीचिंग मेथड, जो मैं समस्या का समाधान लेके आया हूं वो सही है या गलत है, वो अप्लाई हो रहा है, उस समस्या से समाधान निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, वो समय खुद टीचर मूल्यांकन करेगा। अर्थव्यवस्था देखेगा शिक्षक कि उसके किस चीज की कमी है, सब चीजों का संकलन करेगा वो क्रियात्मक अनुसंधान में कि अर्थव्यवस्था यानी कि पैसों के बारे में उसको कमी नहीं है। फिर आएगा क्षेत्र, क्षेत्र के बारे में कि क्षेत्र, किस क्षेत्र से वो बच्चे आते हैं जिनको क्या आ रही है, समस्या आ रही है। जहां जैसे कोरोना के बारे में मैंने बातचीत की थी कि उनका बच्चों का कोरोना के कारण उनके अगर माँ बाप की मान लो भगवान न करे किसी परिवार में उसके बच्चे के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, अगर उस क्लास में 4 बच्चे खांसी वाले, जुकाम वाले और वो कोरोना से पीड़ित बैठे हैं तो बच्चा वो सेटिस्फाइड होगा क्या? नहीं होगा। उसके मन में डर बैठा हुआ होगा कि यार ऐसे तो नुकसान हो सकता है, तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा। आप उसको रिसर्च करके कि इनके ये समस्या आई है उसके ऊपर अपने गौर करेंगे। किस क्षेत्र से आते हैं, बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो उनको बार बार समझा के, उनको बार बार प्रयास करके, नया उनमें रोचक तथ्यों को पैदा करके, रोचकता पैदा करके उनको अपने मुख्य धारा में, मुख्य पाइपलाइन में जोड़ने का काम करेंगे। फिर प्रशिक्षण देके शोधकर्ता क्या करता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। लास्ट में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब सब चीज़ों का ज्ञान, सब चीज़ों की खोज उसने कर ली तो अंत में प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य आते हैं। फिर क्या आते हैं, इस सारणी के बाद क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य आते हैं। आपको पता ही है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। मैं सबसे पहले इस उद्देश्य में बता चुका हूं कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। एक मात्र और मात्र एक उद्देश्य मेरे हिसाब से जो एक टीचर का उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनको अच्छी राह दिखाकर कामयाब करना। ये एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए और यही आपके क्रियात्मक अनुसंधान का, एक्शन रिसर्च का उद्देश्य होना चाहिए। और उसके बाद में अंत में आएंगे क्षेत्र आएंगे और आपकी एक्शन रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। उद्देश्य जब अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके क्षेत्र अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो अपनी एक्शन रिसर्च की फाइल कंप्लीट हो जाएगी और अपने एक पूर्ण रूप से शिक्षा प्रणाली में नया इनोवेशन करके बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे, बच्चों को सही दिशा में ले जा सकेंगे, सबका विकास कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप एक्शन रिसर्च के बारे में समझ गए होंगे। एक पूर्ण रूप से 10 या 15 पेज की एक रिसर्च की फाइल आप तैयार करेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो फाइल जल्दी से जल्दी रेडी कीजिए। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।